तो आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, यानी हम स्क्यूनेस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो जब आप उसको ग्राफ करते हैं तो या तो वो राइट टेल होगी, यानी राइट साइड पे उसकी टेल ज्यादा होगी, या वो लेफ्ट टेल होगी, यानी अगर मैं यूं ड्रॉ कर दूं या वो लेफ्ट टेल होगी यूं, और या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, अब अगर तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो स्क्यूनेस नहीं है, और अगर उसमें एक तरफ टेल उसकी ज्यादा हो एक तरफ कम हो तो जाहिर है हम उसको स्क्यूड कर्व बोलेंगे। अब इसको मेजर कैसे किया जा सकता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लास है जहां पे टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं। हम सपोज करते हैं जी स्टूडेंट्स कितने हैं, 16 हैं, और स्कूल ने स्टूडेंट की जो फी जो है वो रिवाइज करनी है या उनकी फीस स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है कि इनसे कितनी फीस ली जाए, फी स्टूडेंट से कितनी फीस ली जाए। तो उस केस में टीचर क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट के पेरेंट्स की इनकम का डेटा कलेक्ट करते हैं। टीचर जो है वो स्टूडेंट से उनके पेरेंट्स की इनकम पूछते हैं, जो कि कुछ यूं आती है, जिसको मैं अगर यहाँ पे टेबल की सूरत में शो करूं तो वो कुछ यूं आएगी जी कि अगर रुपीज में हम इनकम ले लें और एफ इज फॉर फ्रीक्वेंसी, और वो इस तरह से आती है कि 5000 जो है जिनकी इनकम 5000 है वो जस्ट एक ही बच्चा है जिसके पेरेंट्स की इनकम 5000 है। 10,000 इनकम वाले जो दो बच्चे हैं, इसी तरह से 15,000 इनकम वाले जो हैं वो तीन बच्चे हैं, और इसी तरह से 20,000 इनकम जिनकी है वो चार बच्चे हैं। ठीक है, 25,000 जिनकी इनकम है वो तीन बच्चे हैं, और इसी तरह से 30,000 वाले भी दो हैं, एंड 35,000 वाला एक है, 35,000 वाला भी एक है। अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने इनके ग्राफ को प्लॉट कर लिया, यानी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने ग्राफ किया। किस तरह से, यहाँ पे मेरे पास दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, जिसके ऊपर मैं लूंगा इनकम जो कि 5000 के फॉर 1000, 5000, ठीक है, 10,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 30,000, और उसके बाद 35,000 के फॉर किलो जो कि 1000 होता है। और वाई एक्सिस के ऊपर मैं अगर फ्रीक्वेंसी ले लूं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो मेरे पास कर्व कुछ इस तरह आ जाएगी, यानी 20,000 वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट करें तो ये 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5000 वाला जस्ट 1 है, 10,000 वाले 2 हैं, ठीक है, 10,000 वाले 2 हैं, 15 वाले जो हैं वो 3 हैं, 15,000 वाले हमारे पास यहाँ पे 3 हैं, एंड 20,000 वाले 4, और इसी तरह से 25 वाले 3, 30 वाले 2, और 35 वाला जस्ट 1। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ की सूरत में बना दें तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व बनती है हमारे पास, जिसमें अगर आप देखें तो इसकी टेल दोनों साइड पे एक जितनी है। ठीक है, मैं इसको इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पा रहा, लेकिन आप देखें कि इसकी जो टेल है वो दोनों साइड पे एक जितनी है। ठीक है, टेल इसकी दोनों साइड पे एक जितनी है, तो इसको हम बोलेंगे अनस्क्यूड कर्व। ये क्या हो गई, अनस्क्यूड कर्व। लेकिन क्या इसको मैं न्यूमेरिकली मेजर कर सकता हूँ, अब हम ये बात जानते हैं कि जो अनस्क्यूड कर्व होती है उसकी जो मीन वैल्यू होती है, उसका जो मीडियन होता है, उसका जो मॉड होता है वो जस्ट एक ही पॉइंट होगा, यानी यही पॉइंट इसका मीन भी होगा, यही पॉइंट इसका मॉड भी होगा, और यही पॉइंट इसका मीडियन भी होगा, क्योंकि मिड वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी इसी की है, और अगर आप इस डेटा सेट में मीन फाइंड आउट करते हैं तो मीन भी 2000 ही निकलेगा। अब इसका मतलब है कि न्यूमेरिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अनस्क्यूड, क्योंकि देखें अगर ऑन एवरेज हमारे पास एक जो स्टूडेंट की जो पेरेंट्स की सैलरी जो 2000 आ रही है, 20,000 आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उनकी जो है वो फीस डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली जिनकी सैलरी कम है, जिनकी पेरेंट्स की सैलरी कम है, वो मुश्किल दे पाएंगे, लेकिन फिर भी ये हमें अनस्क्यूड कर्व जो है वो हमें एक इंफॉर्मेशन देगी कि हम उनकी सैलरी को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना हो, ये तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया और मैंने इसको कैलकुलेट किया। न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट वेज हैं उसमें सबसे पहले है जी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस,
कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, या ये बेसिकली पियर्सन का मेथड है, पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये कैसे आता है? अगर हम मीन माइनस मॉड कर दें, मीन माइनस मॉड करें एंड डिवाइड कर दें इसको स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसकी वैल्यू अगर जीरो होगी इसका मतलब है डेटा सेट जो है या कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगी, कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो दैट मींस कर्व जो है वो राइट स्क्यूड होगी, यानी राइट स्क्यूड होगी, यानी पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। अगर माइनस होगी तो इसका मतलब है नेगेटिवली स्क्यूड है या लेफ्ट टेल्ड है, ठीक है, इस तरह से कर्व होगी। अब चूंकि इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें मीन जो है वो भी 20,000 होगा और मॉड जो है वो भी 20,000 होगा, तो 20,000 माइनस 20,000 जीरो डिवाइडेड बाय जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी हमें जवाब जीरो मिलेगा। दैट मीन्स कि अब देखें बगैर कर्व ड्रॉ किए मैंने यहाँ से जस्ट डेटा सेट से अगर मैं यहाँ से ही मीन फाइंड करूँ, यहाँ से ही मॉड फाइंड करूँ तो मेरे पास फिर भी जीरो आ रहा है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि बगैर ग्राफ प्लॉट किए मैं ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो किस तरह की होगी, ठीक है। अब फर्ज करते हैं, फर्ज कर लेते हैं, यानी इसके अलावा भी मेथड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा भी मेथड्स हैं, यानी आपने याद रखना है कि मीन माइनस मॉड और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस के लिए एक फर्स्ट मेथड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेटा सेट के अंदर ये होता है कि हमारे लिए मोड को कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है, तो वहां पे यानी अगर डेटा सेट बहुत लार्ज हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है वो मीडियन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, मीडियन को। अब जो मीडियन का जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है विद मीन एंड मॉड वो किस तरह से है कि अगर हम मीन का डिफरेंस देखें मॉड के साथ, ठीक है, मीन डिफरेंस मॉड जो है वो 3 टाइम्स ऑफ मीन डिफरेंस मीडियन होता है, मीन डिफरेंस मीडियन होता है, ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मीन डिफरेंस मीडियन होता है, ये इनका एम्पिरिकल रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मॉड कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मीन माइनस मॉड इक्वल 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन होता है, तो हम ये रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हैं, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमारे पास क्या है, ये भी बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही है, जो कि पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है, ठीक है, जिसमें हमने मॉड की जगह मीडियन को जो है मुतारफ कराया, ठीक है। अब बाकी ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप था उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला चेंज हुआ। अब अगर यही यानी इस फार्मूला के तहत भी करें तो मीन, चूंकि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीडियन भी जीरो होगा, मीन भी जीरो होगा, तो अगेन आपके पास जवाब जीरो ही आएगा। इसका मतलब है अगर जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो सिमेट्रिकल, अगर इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और कितनी पॉजिटिवली स्क्यूड, जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, जितना उस नंबर का अगर नंबर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो मीन उसकी टेल पॉजिटिव साइड पे बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर लेस देन जीरो हो जाए तो मीन के नेगेटिवली स्क्यूड, और कितना नेगेटिवली स्क्यूड, अगेन जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये तो जस्ट वन मेथड था जिसके थ्रू हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं स्क्यूनेस को हम इस एक मेथड से देखते हैं। अब हमारे पास और मेथड भी मौजूद है जिससे हम स्क्यूनेस को स्टडी करते हैं या स्क्यूनेस को मेजर करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है मेथड्स में मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी है, ठीक है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब ये हमने जब मोमेंट्स पे बात की थी, तो हमने देखा जी अगर आप थर्ड मोमेंट को डिवाइड करते हैं थर्ड पावर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट नंबर आएगा जो कहलाएगा मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, को हम A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब A3 जो है अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाए तो दैट मीन्स कि जो डेटा सेट होगा हमारे पास वो सिमेट्रिकल होगा। अगर A3 जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, आई मीन पॉजिटिव हो, A3 इज पॉजिटिव, तो राइट यानी जो है पॉजिटिवली स्क्यूड,
अगर A3 इज नेगेटिव तो नेगेटिवली स्क्यूड, और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान, यानी मिनिमम -1 और मैक्सिमम इसका +1 जो है वो आंसर आएगा। अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी पॉसिबिलिटी, यानी किस तरह से हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होगी, हमारे पास उसका आंसर किस तरह से आ सकता है।